क्या है एनआरआई कोटा, जिसमें जस्ट क्वालिफाइड नीट कैंडिडेट को भी सरकारी कॉलेज में आसानी से एडमिशन मिल जाता है। आपके लिए हम लाए हैं एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो जिसमें आपको सरकारी कॉलेज के एनआरआई कोटे में एडमिशन कैसे होता है इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, इस दावे के साथ कि पूरे यूट्यूब चैनल पर एक सिंगल वीडियो में इतनी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपके जो भी सवाल हों कि एनआरआई कोटे में एडमिशन कैसे होते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होती है, एनआरआई स्पॉन्सर्ड सीट्स क्या होती हैं, या फिर कौन कौन से राज्य में एनआरआई की सरकारी सीटें हैं, एनआरआई में फीस कितनी लगती है, काउंसलिंग कब और कैसे करनी है, या फिर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, इन सब का जवाब सरल भाषा में आपको यहां मिल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर एंड डायरेक्टर होम एजुकेयर सर्विसेज। आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम सरकारी और सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में ही बात करेंगे। प्राइवेट और डीम्ड के लिए आपको मैं एक दूसरे वीडियो के माध्यम से डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दूंगा। नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि नीट काउंसलिंग से जुड़ी सही और सटीक जानकारी आप पर समय तक पहुंचती रहे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि एनआरआई कोटा क्या है। एनआरआई या फिर एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए कई राज्यों में मैक्सिमम 15% तक की जो सीट्स हैं वो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में रिजर्व्ड होती हैं। हालांकि ज़्यादातर राज्यों में सरकारी कॉलेज में एनआरआई सीट नहीं होती। वहीं कई राज्य ऐसे हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, यहाँ के प्राइवेट कॉलेज में भी एनआरआई सीट नहीं होती है। आगे आपको मैं राज्यवार कॉलेजेस की कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एनआरआई की डेफिनेशन जान लेते हैं। एक भारतीय नागरिक या भारतीय मूल का एक विदेशी नागरिक जो रोजगार या व्यवसाय के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 182 डेज के लिए या उससे ज्यादा समय के लिए विदेश में रहा हो, उसे एनआरआई माना जाता है। किनको मिलती है ये सीट, एनआरआई कोटे का लाभ? एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई, एनआरआई स्पॉन्सर्ड और फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स को मिलती है। एनआरआई कोटे में बेसिकली 3 सब कैटेगरीज हैं। कैटेगरी 1 में एनआरआई कैंडिडेट्स हैं, यानी कि ऐसे छात्र जो कि भारतीय मूल के हैं लेकिन उनकी एजुकेशन दूसरे देश में हुई हो। सेकेंड कैटेगरी चिल्ड्रंस ऑफ एनआरआई, यानी कि ऐसे छात्र जिनके माता पिता में से कोई एक एनआरआई हो। और थर्ड कैटेगरी है एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स, ऐसे छात्र जिनके करीबी रिश्तेदार यानी कि फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव उन्हें स्पॉन्सर करते हो, इसे हम एनआरआई स्पॉन्सर कोटा कहते हैं। हालांकि सभी राज्यों में पहली प्राथमिकता अपने होम स्टेट वाले एनआरआई कैंडिडेट्स को मिलती है, फिर दूसरे राज्य के एनआरआई कैंडिडेट को, और इसके बाद एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट को भी कुछ राज्य कंसीडर करते हैं। एनआरआई स्पॉन्सर के लिए क्या नियम है वह भी जान लीजिए। सरकार के नियम के मुताबिक स्पॉन्सर करने वाला व्यक्ति छात्र का फर्स्ट डिग्री का ब्लड रिलेटिव हो, जैसे कि रियल ब्रदर या रियल सिस्टर, या फिर रियल ब्रदर एंड रियल सिस्टर ऑफ फादर, दैट इज रियल अंकल और रियल आंटी, चाचा चाची, रियल ब्रदर और रियल सिस्टर ऑफ मदर, जैसे कि मामा मामी, फादर एंड मदर ऑफ फादर, दैट इज ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर, दादा दादी, फादर एंड मदर ऑफ मदर, दैट इज मैटरनल ग्रैंड फादर एंड मैटरनल ग्रैंड मदर, नाना नानी, फर्स्ट डिग्री पैटर्नल एंड मैटरनल कजिन्स, यानी कि चचेरे भाई या ममेरे भाई बहन। तो इसके अलावा कोई भी दूसरे रिलेटिव हों तो वो कैंडिडेट को स्पॉन्सर नहीं कर सकते हैं। एनआरआई कोटे का लाभ लेने के लिए नीट के रजिस्ट्रेशन के समय ही कैंडिडेट को अपनी नेशनैलिटी में एनआरआई कैटेगरी चुननी पड़ती है। हालांकि बाद में भी एमसीसी के राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और स्टे राउंड की काउंसलिंग से पहले एमसीसी नोटिफिकेशन के माध्यम से कैंडिडेट्स को मौका देते हैं कि वह अपनी कैटेगरी को इंडियन से एनआरआई में तब्दील कर सकता है अगर उसके पास उपयुक्त डॉक्यूमेंट्स हों, या फिर आप स्टेट काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के समय सीधे आप एनआरआई कैटेगरी में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, भले ही नीट के रजिस्ट्रेशन में आपने अपनी कैटेगरी इंडियन डाली हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे क्रूशियल पार्ट है और आपको सलाह देता हूं कि आप इसमें एक्सपर्ट काउंसलर्स की मदद लें, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि एलिजिबिलिटी होते हुए भी ज़्यादातर लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं, और इसका प्रूफ आप कई राज्यों की मेरिट लिस्ट में देख सकते हैं। एनआरआई कोटे के अंतर्गत एडमिशन होने पर फीस यूएस डॉलर में या फिर कई राज्यों में इंडियन रुपीस में देनी होती है। एनआरआई अकाउंट आपके पास हो यह रिकमेंडेड है।
किस किस तरह की सीटें मिलती हैं ऐसे छात्र जो एनआरआई हों या फिर जो छात्र चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई हों या फिर एनआरआई स्पॉन्सर्ड हों, वह सभी तरीके के सीट के लिए एलिजिबल होते हैं। जैसे कि ऑल इंडिया कोटे की सरकारी सीट, स्टेट कोटे की सीट अगर वो स्टेट एनआरआई को मान्यता देता हो, और इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज की मेरिट सीट, डीम्ड कॉलेज की मेरिट सीट, इसके साथ साथ सरकारी, प्राइवेट और डीम्ड कॉलेज के एनआरआई कोटे की सीट, सभी सीटों के लिए ये कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। जैसा कि बता चुका हूं कि एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए कॉलेज के जो विकल्प हैं वो सीमित हैं। इस पर विस्तार से चर्चा हम आगे के हिस्से में करेंगे। एक बात पर ध्यान दीजिएगा कि एनआरआई कोटे का लाभ अगर ऐसे छात्र लेते हैं जो कि जैन या मुस्लिम या किसी अन्य माइनॉरिटी से हों, तो उन्हें एनआरआई के साथ साथ माइनॉरिटी कोटे का लाभ नहीं मिलता है। कई राज्यों में कैटेगरी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स भी एनआरआई कैटेगरी में एलिजिबल होते हैं और कई राज्यों में नहीं भी होते हैं। नियम अनुसार ऐसे छात्र जो ओसीआई, पीआईओ या फिर फॉरेन नेशनल होंगे, वह सिर्फ और सिर्फ एनआरआई कैटेगरी की सीट के लिए ही एलिजिबल होंगे, सरकारी कॉलेज हो, प्राइवेट हो या फिर डीम्ड हो। लेकिन ओसीआई के छात्रों की एलिजिबिलिटी का जो मामला है वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है, और आज के डेट की अगर बात की जाए तो ये छात्र भी सभी तरीके की सीट्स के लिए एलिजिबल हैं। अब बात कर लेते हैं एनआरआई कोटे में बजट क्या रहता है एमबीबीएस का। अगर नीट का स्कोर बहुत कम हो और प्राइवेट या फिर डीम्ड कॉलेज में एनआरआई कोटे के अंतर्गत एडमिशन लेना हो तो बजट कम से कम 90 लाख रुपए से शुरू होगा। लेकिन एनआरआई कोटे के अंतर्गत सरकारी या सेमी गवर्नमेंट सीट की हम बात करें तो मात्र 150 से 200 नंबर पर भी 62 लाख रुपए ऑनवर्ड्स की बजट पर आप एमबीबीएस की पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो एनआरआई कोटे के छात्रों को हर तरीके से फायदा है। अगर उनका नीट का स्कोर बहुत अच्छा है तब वो सरकारी सीट पर आसानी से पढ़ाई कर पाएंगे, या फिर अगर वो नीट में जस्ट क्वालिफाइड भी हैं तब भी एनआरआई कोटे के अंतर्गत अच्छे सरकारी कॉलेज से पढ़ाई कर सकते हैं। ज्यादातर राज्यों में एनआरआई कोटे के अंतर्गत कोई भी कट ऑफ नहीं होती। एनआरआई कोटे के नियम अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं, तो आइए जान लेते हैं एनआरआई कोटे का लाभ आपको कहां कहां और कितना मिल सकता है। सबसे पहले बात करेंगे देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान एम्स दिल्ली की और एएफएमसी पुणे की। एम्स दिल्ली में 7 सीटें हैं, एएफएमसी में 5 सीटें हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये सिर्फ फॉरेन नेशनल्स के लिए हैं, इनको केंद्र सरकार नॉमिनेट करती है, तो किसी भी एनआरआई या ओसीआई कैंडिडेट्स को यहां एडमिशन नहीं मिल सकता। दूसरा सबसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट है जिपमर पौंडीचेरी। यहां एनआरआई की 6 सीटें हुआ करती थी, 2022 में इसे हटा दिया गया। फिलहाल यहाँ एनआरआई की कोई सीट नहीं है। तीसरे ऑप्शन की बात करें तो एएमयू अलीगढ़ आता है जिसमें एनआरआई कोटे पे 5 सीटें हैं। एमसीसी की सेंट्रल काउंसिलिंग से यहाँ पे एडमिशन होता है। बात की जाए 2023 में कट ऑफ क्या रही थी तो ऑल इंडिया रैंक था 46,148 का और नीट का स्कोर था 574 का। फीस की अगर बात की जाए तो $1 लाख वन टाइम फीस देनी होती है। और खास बात यह है कि एनआरआई, चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई के साथ साथ यहाँ पे एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट भी एलिजिबल होते हैं। आइए अब आपको बताता हूं कि किन किन राज्यों में एनआरआई की सीटें हैं। वर्तमान में ऐसे 11 राज्य हैं, सबकी एलिजिबिलिटी अलग अलग है। सबसे पहले अगर हम बात करें गोवा की तो यहाँ जो सरकारी कॉलेज है इसमें 2 सीटें हैं जो कि एनआरआई और ओसीआई कैंडिडेट्स के लिए हैं। फीस है मात्र $50,000 पूरे कंप्लीट कोर्स की, जो आपको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देनी पड़ती है। कंडीशन यह है कि जो एनआरआई कैंडिडेट्स हों उनकी जो 12th की पढ़ाई है वो इंडिया से बाहर की होनी चाहिए। हालांकि ओसीआई कैंडिडेट अगर हैं तो उनकी पढ़ाई अगर इंडिया में भी हुई है 12th की तो उनको एलिजिबल माना जाएगा। जो पहली प्रायोरिटी होगी वो गोवा के लोकल कैंडिडेट्स को मिलेगी। सेकंड ऑप्शन है चंडीगढ़। यहाँ पे एक ही कॉलेज है जीएमसी चंडीगढ़, इसमें 9 सीटें हैं। $1,10,000 टोटल फीस है। फर्स्ट ईयर में 60,000 देना होता है, इसके बाद अगले साल $25,000 और उसके अगले साल $25,000। पहली प्रायोरिटी यहाँ पे फॉरेन नेशनल्स को मिलती है। इसके बाद जो एनआरआई हैं उनको मिलती है। तो एनआरआई में भी 2 कैटेगरी है। कैटेगरी 1 में एनआरआई एंड चिल्ड्रंस ऑफ एनआरआई हैं जो कि चंडीगढ़ के मूल निवासी हों, और कैटेगरी 2 में एनआरआई एंड चिल्ड्रंस ऑफ एनआरआई जो कि अदर स्टेट के हैं उनको मौका दिया जाता है। एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट यहां एलिजिबल नहीं होते। तीसरा ऑप्शन है पंजाब का। यहां 4 सरकारी कॉलेज में
64 एनआरआई की सीटें हैं। इसके अलावा सीएमसी लुधियाना और डीएमसी लुधियाना 2 रेपुटेड प्राइवेट कॉलेज हैं, इनमें 15-15 सीटें उपलब्ध हैं। तो पंजाब में भी पहली प्राथमिकता पंजाब के जो मूल निवासी एनआरआई कैंडिडेट हैं उनको या फिर चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई को मिलती है, और दूसरी प्राथमिकता वैसे एनआरआई कैंडिडेट्स को मिलती है जो कि एनआरआई हो या फिर चिल्ड्रन एनआरआई हो लेकिन दूसरे राज्य के हों। ध्यान दीजिएगा, स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स पंजाब में भी एलिजिबल नहीं होते। एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको $1000 की फीस भरकर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट निकालना होता है। इसके बाद ही आप आगे की काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। फीस की अगर बात की जाए तो सभी कॉलेजेस की जो टोटल फीस है वह $1,10,000 है। इसमें एडमिशन के समय ही आपको $60,000 पे कर देना होता है। इसके अगले साल 25,000 और उसके अगले साल $25,000 आपको देने होते हैं। लेकिन एडमिशन के बाद आपको बाकी के 2 साल की फीस के लिए बैंक गारंटी भी देनी होती है। आप चाहें तो पूरी फीस एक बार में दे सकते हैं। अब बात गुजरात की। गुजरात के सरकारी कॉलेजेस में एनआरआई की सीट नहीं है, लेकिन यहाँ के सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में काफी सारी एनआरआई की सीटें हैं और फीस भी औसतन कम है। गुजरात के 16 सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में 421 सीट्स हैं। गुजरात के जीएमईआर कॉलेजेस की बात की जाए तो टोटल बजट यहाँ $99,000 का है, जो कि 4.5 ईयर्स में आपको इक्वल पार्ट में देना होता है। यहाँ 3 म्यूनिसिपल कॉलेज भी हैं जिनकी टोटल फीस $1,21,500 की है। यह भी आपको 4.5 इक्वल पार्ट्स में देनी होती है। ध्यान दीजिएगा, गुजरात में एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, लेकिन जो कैंडिडेट्स एनआरआई हों या फिर चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई हों उनका बहुत कम नीट स्कोर पर भी अच्छे सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में आसानी से एडमिशन हो जाता है। हालांकि गुजरात की काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो है वो दूसरे राज्यों की तुलना में काफी ज्यादा जटिल है और काफी सारे रिजेक्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो आपको विशेष सावधानी बरतनी है। चलिए अब बात उन राज्यों की होगी जहां पे एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट भी एलिजिबल होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान के सरकारी कॉलेज में 2023 में 381 सीटें थीं। 21 ऐसे कॉलेजेस थे जिनमें एनआरआई की सीट थी। अगर 2024 में 5 नए जीएमसी और खुल जाते हैं तो 75 एनआरआई की सीटें और बढ़ जाएंगी। फीस की अगर बात करूं तो पूरे देश में ये सबसे ज्यादा है। 2023 में जो टोटल फीस थी वो $1,56,280 के करीब थी। इनमें से पहले साल में आपको अप्रॉक्स $34,728 देने होते हैं। इसके बाद आप सेमेस्टर वाइज भी फीस दे सकते हैं। कुल बजट को अगर हम इंडियन रुपीस में आज के डेट पे कन्वर्ट करते हैं तो यह लगभग 1,30,00,000 रुपए का होता है। हालांकि जो सेमेस्टर वाइज फीस आपको देनी है वो उस हिसाब से डॉलर का रेट जो है वो चेंज होगा, तो जो टोटल बजट है वो और ज्यादा ऊपर चला जाएगा। राजस्थान में एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं और जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स पर भी उनको सरकारी कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है, आरयूएचएस को छोड़कर, क्योंकि यहाँ भी जो पहली प्रायोरिटी है वो राजस्थान के डोमिसाइल्ड एनआरआई को मिलती है। अगला राज्य है हरियाणा। यहाँ 5 सरकारी कॉलेज में मात्र 18 सीटें ही हैं, लेकिन यहाँ एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भी है, महाराजा अग्रसेन। इसमें 3 एनआरआई की सीटें हैं। फीस की अगर हम बात करें तो हरियाणा में सरकारी कॉलेज के लिए $1,25,000 की कुल फीस है। $27,780 आपको पर ईयर के हिसाब से 4.5 साल तक फीस देनी होती है। महाराजा अग्रसेन जो कि सेमी गवर्नमेंट है, यहाँ एमबीबीएस की कुल फीस मात्र $75,000 है, जिसमें से पहले साल में आपको $25,000 देने हैं और इसके बाद $12,500 अगले 4 साल तक आपको देने हैं। ध्यान दीजिएगा, हरियाणा में एनआरआई कोटे में जब मेरिट बनती है तो यहाँ 5 प्रायोरिटीज होती हैं। कैटेगरी 1 में वह छात्र होते हैं जो एनआरआई हों और हरियाणा के मूल निवासी हों। कैटेगरी 2 में ऐसे छात्र हैं जिनके माता पिता में से कोई एक एनआरआई हो और वह हरियाणा के डोमिसाइल्ड हों। कैटेगरी 3 में एनआरआई के ऐसे छात्र हैं जो दूसरे राज्य के हैं। कैटेगरी 4 में ऐसे छात्र हैं जिनके माता पिता एनआरआई हों और वह दूसरे राज्य के होते हैं। और कैटेगरी 5 में वो कैंडिडेट्स आते हैं जो कि एनआरआई स्पॉन्सर्ड हों। ऐसे में अगर आप हरियाणा के सरकारी कॉलेजेस में एनआरआई स्पॉन्सर्ड सीट लेना चाहते हैं तो चाहे आपका नीट का स्कोर कितना भी अच्छा हो, सीट मिलने की जो संभावना है वो शून्य होती है। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज जो है महाराजा अग्रसेन, उसमें कई बार सीट मिलती हुई देखी गई है। याद रखिएगा, एक्चुअल एनआरआई और चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे बहुत अच्छे विकल्प मौजूद हैं।
अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। यहाँ के 6 सरकारी कॉलेज में केवल 20 एनआरआई की सीट्स हैं एमबीबीएस की। यहाँ की कुल फीस 1 लाख यूएसडी है। $20,000 पर ईयर के हिसाब से 5 ईयर्स तक आपको फीस देनी है। हिमाचल प्रदेश में एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एज यूजुअल जो पहली प्रायोरिटी है वो डोमिसाइल्ड एनआरआई को ही मिलेगी। अगला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश का। यहाँ 5 कॉलेज में 118 सीट्स हैं जिन पर फीस 20 लाख रुपीस पर ईयर और इक्विवेलेंट टू यूएसडी है। फीस आपको 4.5 ईयर्स तक देनी है, तो जो टोटल बजट है वो 90 लाख का है। यहाँ सिर्फ पद्मावती कॉलेज जो कि एक्सक्लूसिव फॉर विमेंस है, तिरुपति में है, यहाँ भी 23 सीट्स हैं। इन पे जो फीस है वो थोड़ी ज़्यादा है, यह 25 लाख रुपीस पर ईयर है, 4.5 ईयर्स तक देनी है। एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट यहाँ एलिजिबल हैं। अगला ऑप्शन है पौंडीचेरी का। यहाँ सिर्फ एक सरकारी कॉलेज है, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज पुदुचेरी, जिसमें एनआरआई की 22 सीट्स हैं। फीस की अगर बात की जाए तो $1,10,000 टोटल फीस है, जिसे एडमिशन के समय एक बार में ही देना होता है। इसके साथ साथ $15,000 की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देनी होती है। अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो 15,000 की एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी होगी। दोनों ही सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल है। एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट भी यहाँ पे भाग ले सकते हैं, लेकिन स्कोर जो है वो थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए। चलिए अब आपको नॉर्थ ईस्ट लिए चलता हूं। बात करेंगे असम राज्य की। यहाँ 12 गवर्नमेंट कॉलेजेस में 88 एनआरआई एमबीबीएस की सीट्स हैं, जिन पे टोटल फीस $1,15,000 हैं। सबसे पहले साल आपको 25,000 यूएसडी की फीस देनी होती है और बाकी के 4 साल में आप 22,500 यूएसडी के हिसाब से फीस भर सकते हैं। एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट यहाँ भी एलिजिबल होते हैं। पड़ोस में है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे एक कॉलेज है टोमोरिबा। यहाँ पे एनआरआई कोटे की केवल 2 सीट्स हैं, जिन पर फीस 1 लाख यूएसडी है। 1 टाइम पेमेंट करना होता है, लेकिन इंस्टॉलमेंट का भी ऑप्शन है। आप फर्स्ट ईयर में 40,000 यूएसडी दे सकते हैं, सेकेंड ईयर में 30,000 और थर्ड ईयर में 30,000। लेकिन ऐसा करने पे लगभग $15,000 एज ए इंटरेस्ट आपको एडिशनल देना होगा और जो आपका टोटल बजट है $1,15,000 हो जाएगा। यहाँ पर भी एनआरआई स्पॉन्सर्ड के छात्र एलिजिबल हैं। आइए अब बताता हूं कि काउंसलिंग किस तरीके से होगी। एएमयू में एडमिशन लेना हो तो सेंट्रल काउंसलिंग mcc.nic.in पर आपको रिजल्ट के बाद रजिस्टर करना होता है और जिन राज्यों के बारे में हमने चर्चा की है उनकी स्टेट काउंसलिंग की वेबसाइट पे आपको जाना होगा, काउंसलिंग नोटिफिकेशन का वेट करना होगा और वहाँ पे जो ब्रोशर आएगा उसमें आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी कि डॉक्यूमेंट किस तरीके से प्रिपेयर करने हैं। ध्यान दीजिएगा, ज़्यादातर राज्यों में आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अटेंड करना पड़ेगा। इसके बाद एक मेरिट लिस्ट आती है और इसके बाद आप कॉलेज की चॉइस फिलिंग करते हैं। इसके बाद अलॉटमेंट होती है। ध्यान दीजिएगा, ज़्यादातर राज्यों में एनआरआई कोटे के लिए राउंड 1 के समय ही अप्लाई करना पड़ता है और कई राज्यों में नीट के रिजल्ट से पहले भी जो काउंसलिंग के फॉर्म्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं, तो इसके लिए आपको अलर्ट रहना पड़ता है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं, इसके लिए राज्यवार अलग अलग लिस्ट होती है, लेकिन जो कॉमन और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में बता देता हूं। सबसे पहले तो 10th की मार्कशीट जरूरी है, 11th की भी मार्कशीट लगती है कई जगह पे, 10+2 की मार्कशीट लगेगी, नीट का रिजल्ट लगेगा। अगर आपकी मार्कशीट में ग्रेड्स दिए हुए हैं तो उसकी एक्सप्लेनेशन सीट आपको तैयार रखनी होगी। 10+2 का जो पास सर्टिफिकेट है अगर वो अवेलेबल है तो उसकी भी जरूरत पड़ेगी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगता है और अगर कैंडिडेट की पढ़ाई इंडिया के बाहर हुई है तब आपको AIU से जारी किया गया इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा। एनआरआई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो एनआरआई का जो स्टेटस प्रूफ है जो कि एम्बेसी से मिलता है, आप इसे एनआरआई सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी। या फिर अगर एक्चुअल एनआरआई हो तो सिटीजनशिप कार्ड, इसके साथ साथ वैलिड पासपोर्ट, वीजा परमिट और स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हो तो स्पॉन्सर करने वाले व्यक्ति का जो भी एनआरआई सर्टिफिकेट है वो स्पॉन्सर सर्टिफिकेट लगेगा, एक एफिडेविट लगेगा। उसके रिलेशन आपके साथ क्या है इसको प्रूफ करने के लिए एक फैमिली ट्री की नोटराइज कॉपी भी लगती है और छात्र का जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है वो भी लगता है, जो कि बहुत आसानी से बन जाता है। एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि ज़्यादातर राज्य में सही जानकारी के अभाव में डॉक्यूमेंट रिजेक्शन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए आपको सलाह देता हूं कि किसी एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट की मदद काउंसलिंग में जरूर लें। अब आप किसी राज्य विशेष के लिए तैयारी कर रहे हो इस साल काउंसलिंग के लिए, तो आप उसकी लास्ट ईयर की ब्रोशर में जाके डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है वो देख सकते हैं या हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। हम आपको जो लिस्ट है वो अवेलेबल
करा देंगे। अब एक चेतावनी और विनम्र निवेदन भी सुन लीजिए। कई बार एनआरआई कोटे के गलत डॉक्यूमेंट तैयार करके किसी बड़े सरकारी कॉलेज में या किसी प्राइवेट कॉलेज में एक्चुअल या कम बजट पर एडमिशन दिलाने का ऑफर आप तक फोन कॉल या एसएमएस या किसी और माध्यम से पहुंच सकता है। गलती से भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। जो भी प्रक्रिया गलत है उसका नुकसान कभी न कभी गंभीर रूप से भुगतना पड़ सकता है। एमबीबीएस की पढ़ाई बहुत ही प्रेस्टिजियस है। इतिहास में कई सारे ऐसे उदाहरण मैंने देखे हैं जहां पे गलत तरीके से एडमिशन लेने के 5-10 साल बाद भी अगर कोई जांच होती है तो न सिर्फ छात्र की डिग्री कैंसिल होती है बल्कि उसे कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ता है और ऐसे में जो छात्र का कैरियर है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। अगर आप जेन्युइन एनआरआई हैं, चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई हैं या फिर आपके पास जेन्युइन एनआरआई स्पॉन्सर है और आप काउंसलिंग के माध्यम से एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं तो आप हमारा पेड गाइडेंस भी अवेल कर सकते हैं। आप इसके लिए हमें कांटेक्ट करेंगे और हमारे जो कांटेक्ट डिटेल्स हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। सही जानकारी और सटीक मार्गदर्शन के साथ टीम ओम एजुकेयर सदैव तत्पर रहेगी। डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन से लेके ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक हम आपको गाइड करेंगे। तो कांटेक्ट डिटेल्स जो हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। एनआरआई कोटे के अंतर्गत सरकारी कॉलेज में एडमिशन से जुड़ी हुई ये जानकारी थी। अगली वीडियो में आपको एनआरआई कोटे में डीम्ड और प्राइवेट कॉलेज में कैसे एडमिशन्स होते हैं, बजट क्या होता है, यह बताऊंगा। आशा करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। तो नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या हमारी पेड सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स भरिए। हमारी टीम बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करेगी।